तो अब बात कर लेते हैं द सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल की। तो बेसिकली सेल डिवीजन साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसके अंदर वन मदर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो मेनली रूप से ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन और सेकंड वन होता है सोमेटिक सेल डिवीजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में। तो जो ह्यूमन बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है लाइक स्पर्म एंड ओवम, उनका जो डिवीजन होता है वो किसके अंदर आता है? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के अंदर आता है। और जो ये स्पर्म और ओवम जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर कौन से टाइप का डिवीजन देखने को मिलेगा? मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि मियोसिस का मतलब क्या है। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि वन टाइप की जो डिप्लॉइड मदर सेल्स है वो डिवाइड होके फोर टाइप की हिप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये हुआ डिप्लॉइड का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉइड सेल्स वो होती हैं जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हिप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक वन मदर सेल डिवाइड होगी और चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। यानी कि एक स्पर्म डिवाइड होके कितने स्पर्म बनेंगे? चार स्पर्म बन जाते हैं। और इस तरीके से डिवाइड हो के मिलियंस ऑफ स्पर्म बन जाते हैं और मिलियंस ऑफ ओवम का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट। सेकेंड टाइप का जो सेल डिवीजन आता है वो है सोमेटिक सेल डिवीजन। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो बॉडी की जितनी भी सेल्स बची हुई हैं उनका जो डिवाइडेशन होता है, उनका जो डिवीजन होता है वो किसके अंदर आता है? सोमेटिक सेल डिवीजन के अंदर आता है। ओके। सोमेटिक सेल डिवीजन की मेनली रूप से दो फेज होती है। फर्स्ट फेज होती है इंटरफेज और सेकंड फेज होती है माइटोसिस या फिर एम फेज। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेज की। तो इंटरफेज है वो सेल डिवीजन से डिवाइड होने से पहले की जो फेज होती है वो इंटरफेज होती है। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका रेप्लिकेशन होके डबल, सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं डबल बन जाते हैं। यानी कि एक राइबोसोम था तो दो राइबोसोम बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस था तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और सेल डिवीजन के लिए ये प्रिपेयर हो जाती है इस फेज के अंदर। तो इंटरफेज की बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है फर्स्ट गैप फेज यानी कि G1 फेज। सेकेंड स्टेज है सिंथेसिस ऑफ डीएनए या फिर इसका दूसरा नाम है एस फेज। थर्ड जो स्टेज होती है वो है सेकेंड गैप फेज यानी कि G2 फेज। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन G1 फेज की। तो G1 फेज के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट द डीएनए, डीएनए को छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका रेप्लिकेशन होता है और उनकी टू आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए को कुछ भी नहीं होगा इस फेज के अंदर, और बाकी जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स है वो रेप्लिकेट होंगे और उनकी डबल कॉपियां बन जाएंगी। एक राइबोसोम की जगह दो राइबोसोम बन जाएंगे, वन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह दो माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डबल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल होती है वो इंटरफेज के अंदर एंटर नहीं करती है, तो वो क्या कहाँ चली जाती है? G0 फेज के अंदर चली जाती है, और नॉर्मल जो अपना फंक्शन है जो पहले सेल डिवीजन से पहले परफॉर्म करती है वो उसी टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती रहती है, जैसे कि सीक्रेशन का काम है, एक्सक्रीशन का काम है, एब्जॉर्प्शन का काम है, इस तरीके से। ठीक है। सेकंड जो फेज आती है या जो सेकंड स्टेज आती है इंटरफेज की वो है एस फेज। इसके अंदर क्या होता है? अब जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो रेप्लिकेट होके डबल हो गए, बल्कि डीएनए नहीं हुआ था, तो इस एस फेज के अंदर क्या होगा? डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा और उसकी टू आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती, सेम कॉपी बन जाती। ओके। अब लास्ट जो स्टेज आती है इंटरफेज की वो है G2 फेज। इसके अंदर क्या होगा? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स बने हैं, एक से दो चीज़ें बन चुकी हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? मैच्योर हो जाएंगी और सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी, यानी कि माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। ऑलराइट। अब आती है सेकंड फेज जो है माइटोसिस। इसके अंदर क्या होगा? जो सेल्स इंटरफेज कंप्लीट कर चुकी है, जो कंप्लीट रूप से रेडी है डिवाइजेशन के लिए, वो सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है माइटोसिस के अंदर। और इसके अंदर चार स्टेज हो जाते हैं। जो माइटोसिस होता है वो चार स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है, यानी कि जो एक मदर सेल्स है वो दो डॉटर सेल बनाएगी, तो उसके लिए उसे चार स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होती है। ऑलराइट। तो फर्स्ट फेज आती है इसके अंदर प्रोफेज, सेकंड फेज आती है मेटाफेज, थर्ड फेज आती है एनाफेज, और जो लास्ट और फोर्थ वन फेज होती है टीलोफेज। तो इन चार फेज के अंदर एक सेल डिवाइड होकर दो सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा? जो भी रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं
कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है उसके अंदर डीएनए क्या होता है, एक धागे लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन यानी कि एक क्रोमेटिन से दो क्रोमेटिन बन चुके हैं इंटरफेस के अंदर, सारी चीज़ें क्या है, डबल हो चुकी हैं। तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन क्या होंगे, आपस में पास आएंगे और टाइटली रिकॉइल होके क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि दो क्रोमेटिन जुड़ के क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस तरीके से दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और कंप्लीटली रूप से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिन हो गए, चार क्रोमेटिन हो गए। और क्रोमेटिड कितने हो गए, दो। क्रोमेटिन क्या है, एक सिंगल थ्रेड लाइक धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है, डीएनए की फॉर्म है एक तरीके से। तो ये जुड़ के दो क्रोमेटिड जुड़ के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साथ ही साथ में प्रोफेज के अंदर क्या होता है, माइटोसिस जो एपरेटस है वो अपीयर होने लगते हैं। माइटोटिस जो एपरेटस का मतलब ये हुआ कि जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं और उन जो दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में क्या होता है, माइटोटिक स्पाइंडल होता है। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो अपीयर होने लगती है, जो कि सेल डिवीजन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है, आगे सेल डिवीजन में अपना योगदान परफॉर्म करती है। तो प्रोफेज के अंदर मेन रूप से क्या क्या हो गए, क्रोमेटिन आपस में जुड़ेंगे, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेंगे और फिर क्रोमेटिड जुड़ के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साथ में जो माइटोसिस अपरेटस है वो देखने को मिलता है, अपीयर होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, सेकेंड फेज आएगी मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर जो भी ये क्रोमेटिड्स थे, ये क्रोमोसोम जो बने हैं, ये सेल के सेंटर पार्ट में आ जाएंगे और जो माइटोटिक स्पाइंडल्स हैं उनके थ्रू अटैच हो जाते हैं अपने सेंट्रोमियर पार्ट से। ओके, और अब ये क्या होंगे, सेल के बीचों बीच सिचुएटेड रहते हैं मेटाफेज के अंदर। ठीक है, अब आती है एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो ये माइटोटिक स्पाइंडल्स हैं ये कांटेक्ट होंगे और एक दूसरे को दोनों साइड में खींचेंगे, एक इधर की साइड खींचेगा एक दूसरी साइड। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे को आपस में खींचेंगे तो क्या होंगे, ये क्रोमोसोम है ये डिवाइड हो जाएंगे अपने सेंट्रोमियर पार्ट से और आधे क्रोमेटेड दूसरी तरफ चले जाएंगे और आधे क्रोमेटेड दूसरी तरफ चले जाएंगे और इस तरीके से ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो फोर्थ वन फेज आती है वो है टीलोफेज। और टेलोफेज के अंदर क्या होता है, माइटोटिक स्पाइंडल्स है। अब इनका काम क्या था, इनको डिवाइड करने का, आपस में इनको तोड़ के दोनों साइड में ले जाने का, तो ये काम इन्होंने करवा दिया। तो माइटोटिक स्पाइंडल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाते हैं और जो भी सेंट्रोमियर्स थे या उसके चारों तरफ क्या होंगी, जो भी क्रोमेटिड गए थे या कि जो क्रोमेटिन्स थे उनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ लेयर होती है वो डेवलप होने लग जाती है। और उसके बाद जो मेन प्रोसेस होगी वो होगी साइटोकाइनेसिस होने लगता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो साइटोसोल इंट्रासेलुलर जो भी ऑर्गेनेल्स है लाइक एज राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस के थ्रू एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया सेल डिवीजन साइकिल। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।